आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बोर्ड का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें किस प्रकार का पेपर आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन है, लेवल क्या था पेपर का और आंसर क्या होगा और आपने करा क्या है, अटेम्प्ट किस तरीके से करा है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, इस मोटा मोटा क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हुए चलूँगा, बाकी आंसर आपको पहले से पता होंगे और क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अगर आपने कोई कमी करी होगी अपने पेपर में तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका 80 नंबर का पेपर होता है और ये कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, निर्देश दे रखे हैं। इसे यहाँ पे आप वर्ड लिमिट वगैरह के बारे में जान सकते हो। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए सेक्शन ए को देखते हैं हम सबसे पहले। सेक्शन ए की अगर हम बात यहाँ पे करें तो इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। हमेशा इस चीज को ध्यान दिया करो कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य है, यानी कि आपको जो इसमें गलत लगे आपको वो बताना है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके साथी देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी और एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी है कि यह महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। ठीक है, महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं को लेकर ये संघर्ष तो था। ये वाला पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत है। देखिए अगर वो सीधा युद्ध होता तो फिर उसको शीत युद्ध के क्यों कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब यही होता है जहां पे कोई युद्ध ना हो, युद्ध की संभावना बने। ठीक है, तो आपका जो ये तीनों पॉइंट जो है ऊपर के वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है ये गलत है। बट आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आपकी ये जो हिंदी की जो ट्रांसलेशन है इसकी ऑप्शन ए की ये ट्रांसलेशन भी गलत है। जब आप इसी को इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे बात चल रही है कि सोवियत संघ और जो अमेरिका था और इनके जो साथी देश थे इनके बीच में प्रतिस्पर्धा। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऊपर क्या है, आपको अमेरिका दिख रहा है पर सोवियत संघ नहीं दिख रहा। ठीक है, छोटी सी ये टाइपिंग की एरर होगी या जो भी है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करो तो आप इंग्लिश मीडियम वाला जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है इसको देख कर भी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है डी है। ठीक है, इस डी को आपको पहचानना था। और एक बार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये जो कथन आपको दे रखा है इसको सही करके पुनः लिखिए, यानी इसमें कोई गलती है, आपको उसको पहचाननी है गलती को और इसको ठीक करके दोबारा लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। आपको पता होगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। कौन थे उस टाइम पे? जॉन एफ कैनेडी। आपने नाम तो उस बुक में पढ़ ही रखा है, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये बिल्कुल पेपर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका जो सिलेबस में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसमें से है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता किस छोटे यहूदी सियोनवादी राष्ट्र का सिद्धांत है। अब देखिए इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे डाल रखा है, जो आपका रेफरेंस मटेरियल डाला था उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बात चल रही है इजराइल देश की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर? इजराइल। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फरक्का का विवाद किन दो देशों के बीच है। तो आपको पता होगा ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। ठीक है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहे हैं कि आपको रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है। एक बार पढ़ते हैं इसको। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में डैश समझौता हुआ था। तो देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, जहां से एक बांग्लादेश बनवा दिया गया था स्वतंत्र। उसके ठीक 1 साल के बाद एक समझौता हुआ था जो मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, जिसको बोलते हैं हम शिमला समझौता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही आपका कई बार ताशकंद समझौता भी पूछ लेते, तो जो 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके 1 साल के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। ये पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे अभी शिमला समझौता पूछ लिया, हो सकता है आपके इसके बाद जो एग्जाम होगा आपका बोर्ड, उसमें आपसे ताशकंद समझौता पूछने, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। और चलते हैं आगे। ये आपके सामने जो 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन के समक्ष सही या गलत को चिन्हित कीजिए। एक बार इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या सही गलत है देखते हैं। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। महासचिव के पास वीटो पावर होती है या जो उसके परमानेंट मेंबर के पास होती है। ठीक है,
तो आई थिंक इसका आंसर क्या है, ये गलत होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि जो उसके परमानेंट मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसके स्थायी सदस्य होते हैं, उनके पास वीटो पावर होती है और वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएनओ है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए कई सारे इसके उद्देश्य थे, जैसे शांति स्थापित करना, विभिन्न देशों के बीच में विवादों को सुलझाना। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है इसका प्रमुख, इसका अगर हम बिल्कुल मुख्य उद्देश्य की बात करें ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, यानी थर्ड जो वर्ल्ड वॉर था उसको रोकना है, किसी भी तरीके से तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये बना था। ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय में लीग ऑफ नेशंस जो था वो उतना कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा, डर गए थे, मतलब पूरी दुनिया डर गई थी कि पहला विश्व युद्ध कितना खतरनाक था, दूसरा विश्व युद्ध उससे भी ज्यादा खतरनाक था, तो दुनिया डर गई थी कि भाई अब तीसरा कोई विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या करा, वर्ल्ड वॉर से तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस को मजबूत बनाने का सोचा, और लीग ऑफ नेशंस को ही बाद में यूएनओ के रूप में बदल दिया गया था, और इसको और मजबूत और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। तो मुख्य उद्देश्य आप ये समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट भी बन जाएंगे, विश्व में शांति स्थापित करना, ऐसे पॉइंट भी आप लिखते हो तो वो भी चल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यानी कि रिक्त स्थान को भरिए। स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों को भारतीय संघ में डैश के द्वारा शामिल किया गया। देखिए एक समझौता था, विलय सहमति विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए गए थे, उसके तहत इनको शामिल किया गया था। उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके तहत इनको उसमें सिग्नेचर करवा के शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, नीति आयोग में नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है? और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था कि इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक ऐड हुआ है तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या मतलब होता है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी कि जो नीति आयोग है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान का अगर आपसे पूछ लेते तो भाई आप राजीव कुमार लिख सकते थे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें आपसे पूछा कौन सा गया है, प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने ये लगा दिया है तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान नहीं पूछा है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब मैंने आपको एनडीसी टॉपिक जो है पूरा पढ़ाया था, तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये किस प्रकार का निकाय है? ठीक है, ये एक कार्यकारी निकाय है, संविधान वगैरह में जिक्र नहीं मिलता है इसका। ठीक है, तो ना इसे संवैधानिक नहीं कह सकते। और इसका एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना कैसे की गई थी? ठीक है, इसकी स्थापना कैसे की गई थी? तो इसके पीछे एक कारण था। कारण क्या था कि जो योजना आयोग द्वारा जो योजनाएं वगैरह बनाई जाती थी, तो उसमें राज्यों की भूमिका हो। ठीक है, योजना जो बनाई जाती है उस योजना में राज्यों की जो भूमिका हो उसको निर्धारण करने की जरूरत थी, तो इसलिए फिर एनडीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि राज्यों का भी महत्व रहे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? मैंने कहा था ना आपसे, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान। ठीक है, और कब हुआ था? तो आप बता देना कि 1966 में हुआ था। तो आपको याद रखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 1965 में युद्ध हुआ था, उसके एक साल के बाद ये वाला समझौता हो गया था। 1971 में एक युद्ध हुआ था, उसके ठीक एक साल के बाद शिमला समझौता हो गया था। इस तरीके से तरीका भी मैंने आपको याद करने का बताया हुआ है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय जो संधि थी वो कब की थी? 1971, 1971? अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा गलत है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, बिल्कुल सही है, अपनी सुरक्षा के लिए। भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, परमाणु शस्त्र का प्रयोग करने की शक्ति सेना के हाथ में है, परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। तो डी जो है ये बिल्कुल सही है, यानी ए और डी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं इन दो में, तो देखिए यहाँ पे परमाणु शस्त्र का प्रयोग करने की शक्ति सेना के हाथ में, आई थिंक
ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार और जो रक्षा मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है, सरकार का जो एक दल होता है वो पूरा फैसला लेता है इन मामलों पे कि कब किस चीज़ का प्रयोग करना है, ठीक है। जहाँ पे सैनिक शासन होता है वहाँ पे, जहाँ पे सैनिक शासन होता है, ध्यान से सुनिए, वहाँ पे सेना बहुत मजबूत होती है और सेना के पास ये अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से सी। और चलते हैं क्वेश्चन एक बार देखते हैं नेक्स्ट। इसके अथवा में दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है, और इसके अथवा में एक और आपको क्वेश्चन दे रखा है कि पंचशील का जो समझौता था, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये समझौता वगैरह जो था ये कब का है। तो ये समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है। और एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने सुभाष चंद्र बोस लगाया हो, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सुभाष कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सुभाष चंद्र बोस लगाया हो आंसर, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है रास बिहारी बोस लगाया हो। अब देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सुभाष चंद्र बोस मिलेगा इसका आंसर कि उन्होंने गठन किया था, पर अगर हम इसको देखें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो रास बिहारी बोस के द्वारा हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में इसका नेतृत्व तो सुभाष चंद्र बोस को मिला था, ठीक है, इनके द्वारा। यानी अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही हो सकती है कि आपका आंसर उधर से क्या मिलता है, सीबीएसई की तरफ से या जो भी आपके, वो क्या इसका आंसर देते हैं। स्थापना हो तो रास बिहारी बोस ही आएगा इसका आंसर, लेकिन अगर बाद के नेतृत्व की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन है थोड़ा, एनसीईआरटी आपकी सुभाष चंद्र बोस बताती है। चलते हैं अगले पे। तो ये जो सेक्शन ए था, यहाँ पे अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक नॉर्मल क्वेश्चन है और अगर सही तरीके से इसको देखा जाए तो 16 क्वेश्चन है जैसे कि, तो 16 में से मेरे हिसाब से शायद इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसको हम थोड़ा सा मुश्किल कहें, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा करा। एक बार मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा है सेक्शन ए। अब चलते हैं एक बार सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी में आपके सामने ये पूरा एक पैराग्राफ है, गद्यांश है। आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा उसके आंसर देने, ठीक है। मैं टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगा, आंसर देने का प्रयास करता हूँ। तो 17.1 देखिए, कह रहे हैं कि श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो ये 1948 में, ठीक है। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है। तो ये जो सिंघली लोग हैं यहाँ पे, इनका दबदबा है, ठीक है। और विवाद किससे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तमिलों और सिंघलियों के बीच में विवाद था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 17.3 पे आते हैं। 17.3 आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था। तो ये सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीलंका में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था कायम है। आपको पता है यहाँ पे लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है, तो ये 17.4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हो, अगर इसमें भी हो सकता है आपको आंसर मिल जाए यहाँ पे, तो यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी कई बार ऐसा हो जाता है कि पैराग्राफ में से क्वेश्चन नहीं आता है, पैराग्राफ आपको हिंट के लिए दिया होता है, सारे आंसर आपको वहां से नहीं मिलते। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, और इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर देने हैं आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यूनिसेफ का कार्य नहीं है। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए आपातकाल निधि एकत्रित करना, वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना, वैश्विक स्तर पर बच्चों की को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, वैश्विक स्तर पर बच्चों का विकास करना। देखिए जहां जहां पे बच्चे आ रहे हैं वहां वहां पे आप बिल्कुल सही मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सोचना भी नहीं है बिल्कुल। तो जहाँ पे बात चल रही, बच्चों की बात नहीं चल रही, वो गलत होगा। तो श्रमिक जो है ये आपका पॉइंट गलत होना चाहिए, ठीक है। इसका बी जो है ये इसका नहीं है, बाकी सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला है कि जो यूनिसेफ है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। 18.2, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और इसमें शायद दिया भी होगा ऊपर, एक बार देख लेते हैं, देखते हैं 1946 में स्थापना हुई थी। और देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाए। और एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18.3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई, ठीक है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, ठीक है। यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी देशों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है, ये भी ठीक है। यूनिसेफ विश्व व्यापार के नियमों को तय करता है। देखिए विश्व व्यापार के नियम क्यों तय करेगा ये, यानी आपका डी जो है ये गलत है, ठीक है। तो ये बहुत आसान पेपर है एक तरह से देखा जाए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, अभी आपने ऊपर देखा होगा वहां पे लिखा हुआ था 1946। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो 1946, ठीक है। तो यहाँ पे 1946 हो जाएगा इसका आंसर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये सेक्शन बी हो गया हमारा। अब चलते हैं सेक्शन सी में। ठीक है, सेक्शन बी जो है आसान है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान है। सेक्शन सी को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको इनको मैच करना है, ठीक है, मिलान करना है। मिखाइल गोर्बाचेव रूस, बोरिस येल्त्सिन वारसा। दूसरी तरफ है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सुधारों की शुरुआत, सैन्य संधि, रूस का राष्ट्रपति। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपको पहले से परफेक्ट आता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्म हो 100%, उसको पहले मैच किया जाता है। आपको पता है मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने सुधारों की शुरुआत करी थी, तो मैं इसको मैच कर देता हूँ। ठीक है, सुधारों की शुरुआत से। और रूस जो है, रूस क्या है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, यानी रूस को मैं मैच कर देता हूँ सोवियत संघ के उत्तराधिकारी से। फिर इसके बाद जो है वारसा जो था एक सैन्य संधि है, ठीक है, तो इसको मैं वारसा से मैच कर देता हूँ। और ये बोरिस येल्त्सिन जो थे इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो इसको मैं इससे मैच कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, आंसर मैंने आपके सामने कर दिया है। और यहाँ से आप देख सकते हो आपने क्या लगाया, आप कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले कोई दो कारण लिखिए। अब देखिए, आज के समय में भारत भी एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है भाई, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत जो है वैश्विक रूप से एक उभरती हुई शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, वैश्विक रूप से दुनिया में एक मजबूत ताकतवर देश बनकर उभर रहा है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसका अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ भी रही थी। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे, इसके अलावा भी कई पॉइंट हो सकते हैं, पर दो हैं तो आप ऐसे दो ही लिख सकते हो उस पर। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ऐसे दो प्रांतों के नाम लिखिए जिनका विभाजन ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के साथ हुआ था। तो आपको पता होगा कि पंजाब और बंगाल, यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे मैं आपको एक बार मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर की तरफ आपको पंजाब दिखेगा और इधर की तरफ आपको बंगाल दिखेगा। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ हिस्सा ऐसा था यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, और कुछ हिस्से पे जो हिंदू सिख वगैरह था उनकी संख्या ज़्यादा थी। ऐसा ही बंगाल में हो रहा था। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी बंटवारे में। तो ये हुआ था कि इन प्रांतों को तोड़ दो, प्रांतों का बंटवारा किया जाए। तो आपको पता होगा पंजाब वैसे होता तो बहुत बड़ा था, पर उसका कुछ हिस्सा बंटवारे के बाद पाकिस्तान की तरफ है। ऐसे ही बंगाल का कुछ हिस्सा, जो कि आप बंगाल और असम का कुछ हिस्सा आप आज के बांग्लादेश में देख सकते हो। ठीक है, वैसे वो पुराने समय में पूरा भारत का ही हिस्सा होता था। तो यहाँ पे पंजाब और बंगाल हो जाएगा। विभाजन का कारण पूछे तो आप बोल सकते हो कि धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे देखें तो कुछ जगह पे मुस्लिम ज़्यादा थे और बाकी जगह पे अन्य धर्मों के लोग ज़्यादा थे। तो ये इसका कारण हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको भी बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की किन्हीं दो विशेषताओं को बात करें। तो देखिए, ये जो नया आपका जो सिलेबस में जो नया टॉपिक आया है उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। देखिए, जो तीन लोकतांत्रिक अभ्युत्थान थे वो कब थे? जो पहला पढ़ते हैं हम 1950 से 70 के समय में, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ते थे वो था 1980 के समय में, 80 के दशक में, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तीसरा जो था वो 1990 उसके बाद। तो इसमें क्या बदलाव आया है, इसकी कुछ विशेषता आपको बतानी है। तो आप ये कह सकते हो कि इस दौर में आर्थिक नीति में बदलाव किया गया था, भारत की नई आर्थिक नीति, नई पॉलिसी अपनाई गई थी। फिर एलपीजी यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को महत्व दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। संरक्षणवाद की नीति को खत्म करके वैश्वीकरण के तहत व्यापार करना, मुक्त व्यापार करना, अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, ठीक है, लाइसेंस प्रणाली खत्म करना, बहुत सारी चीजें हुई थी इस समय में। तो आप उसमें से कोई पॉइंट बता सकते थे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, अगर आपने वीडियो पहले से देख रखी हो तो मैंने ये आपको बता रखी है, ठीक है, कराए हुए हैं। और देखा जाए कि जो आपके सिलेबस में बदलाव हुआ है, आपको पता होगा इस साल उसका कोई बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है रोल कि कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हो। लगभग लगभग देखा जाए तो नए टॉपिक में से कुछ ही टॉपिक आपको यहाँ पे दिखेंगे, वरना पूरा जैसा पहले पेपर आता था बिल्कुल लगभग लगभग वही है। और अगर आपने एपिसोड वीडियो देखी है तो आपको पता लगेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन ये जो आपके पूछे जा रहे हैं सारे के सारे वहीं से आए हुए हैं, सारे एपिसोड में कराए हुए हैं आपको A to Z क्वेश्चन, अगर आपने पूरे एपिसोड देखे हैं तो। चलिए, शाह जांच आयोग का गठन क्यों किया गया, इसको देख लेते हैं। दो आपसे कारण पूछे। तो आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान बहुत ज्यादतियां हुई थी। सरकार ने क्या किया था, आपातकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया था, कदाचार हुआ था, जबरन नसबंदी हुई थी, नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये सब जो हुआ था इसकी जांच के लिए किया गया था ये, ठीक है, बनाया गया था। JC शाह की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे। और ये हो जाता है हमारे यहाँ पे खत्म सेक्शन सी। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन डी। अब जब सेक्शन डी है, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई दो तर्क देकर स्पष्ट कीजिए कि गुटनिरपेक्षता की नीति भारत को सीधा लाभ कैसे हुआ।
भारत को गुट निरपेक्षता की नीति से लाभ कैसे हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है भाई, अगर भारत गुट निरपेक्षता की नीति को नहीं अपनाता तो भारत को दिक्कत होती। दिक्कत क्या होती? कहीं ना कहीं किसी ना किसी महाशक्ति में शामिल होना पड़ता, कहीं ना कहीं दोबारा गुलाम होने का खतरा हो जाता, अपने फैसले स्वतंत्र होकर नहीं ले पाता। ठीक है, तो ऐसे में भारत ने ये जो नीति अपनाई, इससे भारत को लाभ हुआ। तो लाभ बता सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बनेंगे कि भारत अपने खुद के फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया, विदेश नीति अपने अकॉर्डिंग बना पाया। ठीक है, और और ऐसी स्थिति में रहा कि कोई कोई एक महाशक्ति दबाव बनाए तो वो दूसरी की तरफ जा सकता था। तो कई सारे फायदे थे इसके, तो आप यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट। 24वां क्वेश्चन देखिए, देखिए मोटा मोटा डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल में जानने के लिए चैप्टर की वीडियो देखो और एपिसोड की वीडियो देखो, सब कुछ वहां पे कराया हुआ है लगभग, वही आ रहा है लगभग। 24वां प्रश्न देखिए एक बार। भारत के प्रथम आम चुनाव को आयोजित कराने में किन्हीं 4 बाधाओं का वर्णन करो। जब पहली बार भारत में चुनाव कराया गया था तो बहुत तरह की समस्या आई थी, क्योंकि देखो मतदाता सूची जब बनाई गई थी, मतदाता सूची जो बनाई गई थी, उसमें जब लोगों के नाम चढ़े थे तो वो नाम गलत हो गए थे। अला की बीवी, फला की बीवी, इस तरीके से पता नहीं नाम हुए थे। 40 लाख की संख्या तक आप देखोगे महिलाओं के नामों में गड़बड़ी थी। ठीक है, कई सारी मतलब कमियां थी। और उस समय में मतदाता बहुत थे, 17 करोड़ के लगभग मतदाता थे। इतनी बड़ी जनसंख्या को वोट करवाना था, मतदान करवाना था, लेकिन इसमें से साक्षर बहुत कम लोग थे। आज के समय में ईवीएम से वोटिंग हो जाती है, तो यानी आज के समय में टेक्नोलॉजी है, वोटिंग थोड़ी आसान हो गई है ईवीएम वगैरह की वजह से। पर उस समय में तो ईवीएम नहीं होती थी, यानी प्रौद्योगिकी का अभाव था, लोग साक्षर नहीं थे, मतदाताओं के नाम गलत हो गए थे, पहली बार चुनाव करवा रहे थे तो कोई अनुभव भी नहीं था इतना अच्छा। बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो बाधाएं बता देनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। और एक बार 25वां प्रश्न देखिए कि 1967 का चुनाव था, इसके जो परिणाम थे, इसको राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप का नाम क्यों दिया था? बहुत ही आसान है, चैप्टर में भी आपको बताया था। इसलिए दिया था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस राज्यों से जा रही थी। 7+2 यानी कि 9 राज्यों से चली गई थी कांग्रेस की सरकार, हमने ये चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ऐसा पहले हुआ नहीं था। ठीक है, वरना आप देखोगे कि कांग्रेस को कितना अच्छा वोट मिलता था, कितना अच्छा मतलब वोट परसेंटेज था उसका। लेकिन राज्यों से एक बार में गायब हो जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी आप अवस्था मान सकते हो कांग्रेस के समय में। और दूसरा क्या हुआ था, आपको पता है कि कांग्रेस में हार गए थे बहुत सारे नेता। और वो नेता कौन थे? दिग्गज नेता। दिग्गज नेता मैं आपको नाम बता देता हूँ दो चार के कामराज, जो कि इतने मतलब किंग मेकर माने जाते थे कांग्रेस के, वो चुनाव हार गए थे। के बी सहाय, जो कि एक दिग्गज नेता थे, वो हार गए थे। एस के पाटिल, अतुल्य घोष, ये वो नेताओं के नाम बता रहा हूँ जो बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे, वो चुनाव हार गए थे। तो आप समझिए, इसीलिए इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। और इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि 1967 के आम चुनाव के समय भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी? राजनीतिक स्थिति देखिए, 1967 का चुनाव, आपको याद है कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। वहां पे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया था। और इनके लिए ये पहला चुनाव था। ठीक है, पहला चुनाव था। और इंदिरा गांधी को राजनीतिक रूप से देखें तो कम अनुभवी माना जा रहा था, इनको कम अनुभवी माना जा रहा था, ये पॉइंट बन जाएगा राजनीतिक। दूसरा क्या है कि भाई इस समय में आर्थिक रूप से देखें तो बहुत सारी समस्याएं थी, गंभीर आर्थिक संकट था, मानसून असफल हो रखा था, खाद्यान्न संकट था, सेना पे खर्चा बढ़ रहा था, रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था, देश में आए दिन धरना प्रदर्शन चलने लगे थे। इतनी सारी समस्या देश में थी, गरीबी, बेरोजगारी। ठीक है, तो ये आर्थिक आ जाएंगे और राजनीतिक में भी आप बता सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। और एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, इसे भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 2014 के जो आम चुनाव थे, इसके बाद भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति को देखा जा सकता है और इसका भारतीय नागरिकों पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कराया हुआ है आपको नया। देखिए क्या हुआ कि 2014 की अगर हम चुनाव को देखें, लोकसभा के चुनाव को देखें, तो पहली बार मतलब पिछले 30 सालों में लगभग मानो पहली बार ऐसा हुआ था, 1984 के बाद मानो पहली बार ऐसा हुआ था 2014 में कि कोई सरकार अपने दम पर मतलब बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ कोई सरकार सत्ता में आ पाई है। वरना 30 साल कोई कम समय नहीं होता, कितने सारे चुनाव हो गए इस 30 साल में, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर क्या था, इस बार लोगों ने जाति प्रथा से ऊपर उठकर, जात पात पर विरोध मतलब वोट नहीं दिया, बल्कि इससे ऊपर उठकर विकास की ओर वोट दिया था। आप देखोगे कि जैसे स्टेट में, राज्यों में ज्यादा होती है जाति प्रथा। ठीक है, तो आप बिहार और यूपी जैसे स्टेट में देखो, जहाँ पे कुछ ऐसी पार्टियां जो केवल केवल कुछ जातियों की तरफ ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि बीएसपी हो जाएगी जो दलितों की बात करती है। ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं
जो कि मतलब किसी स्पेशल कास्ट की ओर उसका वोट बैंक है, ठीक है, उनको अपना वोट बैंक मानते हैं और उनसे ही उसको वोट मतलब मतदान मिलता है। अच्छा, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन लोगों ने उनको वोट ही नहीं दिया और इस बार अलग ही वोटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे बन जाएंगे, यानी कि जाति धर्म की राजनीति से उठकर लोगों ने विकास की ओर वोट दिया था। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ था। 1984 के बाद सीधा पहली बार अगर देखें तो ऐसा हुआ 2014 में, जब कोई सरकार बहुमत के आंकड़े को पार कर पाई, वरना इससे पहले ये नहीं मिलता था। सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा देकर एनडीए सरकार आई थी, बीजेपी सरकार, और ये कामयाब रही। क्षेत्रीय दलों को भी एक साथ जोड़ने में कामयाब रही, बहुत सारी पार्टियां साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे पॉइंट बता सकते थे। इसी के अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में केंद्र में गठबंधन सरकारों की प्रकृति में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में वर्णन करो, ठीक है। तो इसमें से आपको ऊपर वाला ज्यादा आसान लगेगा, आप इसे कर सकते थे। बाकी अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। मैं आपको सारे क्वेश्चन बाद में बता दूंगा कभी विस्तार से, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार चलते हैं आगे। 27, यहाँ से हमारा ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार के कौन से दो सकारात्मक और दो नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब देखो, गठबंधन की सरकार के पॉजिटिव और नेगेटिव आपसे पूछे। पॉजिटिव क्या होता है भाई, गठबंधन की सरकार जो होती है, इसमें क्षेत्रीय दल जो होते हैं, क्षेत्रीय दल का बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि इन सब की बदौलत ही तो गठबंधन की सरकार बनती है। अब चाहे कोई क्षेत्रीय दल है, उसके 4 ही सांसद हों, ठीक है, उनका भी महत्व बढ़ जाता है। अगर मान लो गठबंधन की सरकार नहीं है, तो फिर इनको 4 सांसद वाली पार्टी को कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ये गठबंधन में शामिल है और इनके दम पे सरकार है, तो महत्व हो जाता है। आप ये बता सकते थे यहाँ पे एक पॉइंट। ये भी बता सकते हो कि गठबंधन की सरकार होती है तो एक बैलेंस बनाना होता है सभी दलों के बीच में। सरकार मनमाने फैसले नहीं ले सकती। अगर गठबंधन की सरकार है, मान लो 4 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया है और सरकार बना ली है, और एक पार्टी अपना ही मतलब अपने अनुसार ही चल रही है, बाकी इन 3 को इग्नोर कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ये पार्टियां गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं, ये पीछे हट सकती हैं, यानी उनसे बहुमत उनसे उनका साथ छोड़ सकती है, आप ये कह लो। तो उनका बहुमत जो है वो गिर जाएगा, तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी। तो ये कुछ बात करें तो इस तरीके से हो सकता है कि मनमाना फैसला नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ इस प्रकार के आप पॉइंट बना सकते हो। नेगेटिव में बोलें तो नेगेटिव में भी देखो, जब इस तरीके की सरकार होती है ना गठबंधन वाली, तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि आपस में इनका मतलब आपस में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं। ये स्थिर सरकार नहीं कहा जा सकता। आपने देखा होगा कि कई गठबंधन की सरकारें जो कोई 4 महीने चल रही है, कोई 6 महीने चल रही है, कोई 18 महीने चल रही है, 2 साल चल रही है, इससे ज्यादा नहीं चल पाती, मतलब अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इनके भी ये स्थिर नहीं रहती हैं, आपसी विवाद हो जाते हैं, फूट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां जो जुड़ी होती हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और वो आपस में नहीं मैच कर पाती, इस वजह से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट भी बता दोगे। और भी क्या होगा कि भाई सत्ता में, ठीक है, सत्ता में जो भी आते हैं आपसी विवाद को हैंडल नहीं कर पाते, तो यहाँ पे एक चीज ये भी हो जाती है कि मान लो सरकार गिर गई 18 महीने में, दोबारा से चुनाव करवा रहे हो, फिर वो सरकार चली 4 महीने गिर गई, दोबारा अगर मान लो चुनाव की नौबत आ रही है, नहीं बन पा रही बात, तो बार बार चुनाव और चुनावी खर्च होता है, जिसको जनता को ही झेलना होता है। तो बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव बन सकते हैं यहाँ पे। तो दो दो पूछे तो आप दो तरह के ही पॉइंट बता सकते थे, काफी होते हैं। सेक्शन ई देखिए, यहाँ पे आपसे मैप वाला क्वेश्चन है आपका। आपको यूरोपीय संघ का मानचित्र दिखाया गया है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार मानचित्र देख लेते हैं। देखिए भाई, ऐसा मानचित्र आपको दे रखा है, अगर ऐसा मानचित्र आपके पेपर में आता रहा ना, तो ऐसा हो जाएगा भाई, हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन याद करके गए और आप इस मानचित्र को देखकर भूल ही जाओ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस तरीके का मैप अगर आएगा तो दिक्कत होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, आपको बताया था फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। अब इसमें से कोई एक आपको यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें से पहचानते रहो आराम से, टाइम कम है। दूसरा देखो, भूतपूर्व सोवियत खेमे का देश जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूरोपीय संघ का सदस्य बना। और एक बार इसे ध्यान से देख लेते हैं मैप को दोबारा। आई थिंक ये पोलैंड हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर पोलैंड हो सकता है। इसके बाद देखो, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है, इसको प्रतिरोध करने वाला देश, यानी कि किसने इसका विरोध करा था।
तो भाई आपको पता होगा डेनमार्क और जो स्वीडन थे, इन्होंने इसका विरोध करा था। ठीक है। और एक क्वेश्चन है भाई चौथा, कि इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाला देश जो था वो कौन है। तो चौथा जो था, जर्मनी और फ्रांस जो थे, इन्होंने विरोध करा था। ठीक है। तो आप जर्मनी और फ्रांस में देख सकते हो मैप में। और पांचवा जो है, एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री ने उसे यूरोपीय बाजार से अलग रखा था, तो ये ब्रिटेन के थे। तो यहाँ पे मैंने आपको मैप बता दिया, ये जो नाम बता दिया, इनमें से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, उसे मैच कर लेना। और आगे देख लेते हैं एक बार, और कोई क्वेश्चन है तो। एक ये कार्टून वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं हम। कार्टून वाले क्वेश्चन को, ये कार्टून पूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देखिए। देखिए ये रजवाड़ों वाला कार्टून है, ये चैप्टर 1 से आया हुआ है आपका। ठीक है। तो एक बार इसे आपने ध्यान से देख लिया, अब चलते हैं इस पे आगे। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो ये जो कार्टून है, ये रियासत और रजवाड़ों वाली व्यवस्था जो है उसको दर्शा रहा है। ठीक है। कि किस प्रकार से जनता जो है वो त्रस्त थी। आपको लग रहा होगा यहाँ पे रियासत की जनता जो है त्रस्त है। और जनता और ये हो जाएगा इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो एक बार, कार्टून में दाएं और खड़े नेता कौन है, इन्होंने किस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए ये जो नेता हैं, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये पटेल जी हैं। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन्होंने इन्होंने किस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए ये जो रियासत, जो भारतीय संघ में जो विलय करने में दिक्कत आ रही थी ना, जैसे आपने पढ़ा था मणिपुर हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ऐसे रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए, इन्होंने उन रियासत के जो भी शासक रहे हैं उनको मनाया था। ठीक है, अपनी चतुरता, अपनी बुद्धि के दम पर। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन है, एफ सेक्शन है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। इसको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 3 विशेषताएं। और एक बार इसके ऑप्शन वाला भी देख लो। सोवियत संघ के विघटन ने समकालीन विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। अब देखिए ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा सोवियत संघ के विघटन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, उसके बाद जो आज का विश्व है उसकी राजनीति में क्या किस प्रकार प्रभावित हुए। तो आप ये बता सकते हो कि भाई विश्व की राजनीति प्रभावित हुई, बिल्कुल। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उससे क्या हुआ, विश्व जो है एक ध्रुवीय बन गया। ठीक है, एक ताकतवर देश बचा अमेरिका, और दुनिया में उसका क्या हो गया, वर्चस्व पूरी तरीके से खुलकर। ठीक है, हथियारों की होड़ जो थी दुनिया भर में चल रही थी वो समाप्त हो गई। और नए नए देश उभर कर सामने आए जो सोवियत संघ में कभी होते थे, अब वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है। शॉक थेरेपी वगैरह अपनाई गई थी। विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो समाप्त हो गई। इस तरीके के पॉइंट बता सकते हो आप। ठीक है, विश्व की राजनीति में ये सारे बदलाव देखने को मिले, तो ये आसान क्वेश्चन है। और एक बार ये देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियां, बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। 3 चुनौतियां आपने पढ़ा होगा, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, समाज यानी समूचे समाज का विकास करना, ये 3 चुनौतियां थी भारत के सामने। ठीक है, ऑप्शनल नहीं करेंगे हम, सीधा एक 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 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, ताकि टाइम पे पेपर हो जाए हमारा। ये देखिए, आपातकाल के सबक। और 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय के लिए कोई कारण। तो 77 वाले चुनाव को देख लेते हैं पहले। क्या हुआ था कि इमरजेंसी जो लगाई थी इंदिरा गांधी की सरकार ने, उसके बाद जो चुनाव हुए थे 1977 के, तो उसमें वो हार गई थी। क्यों हारी थी, कारण बता सकते हो। क्योंकि देखो, पूरे विपक्ष को जेल में डाला, सत्ता का दुरुपयोग हुआ। ठीक है, गलत इस्तेमाल हुआ, जबरन नसबंदी हुई, नसबंदी कराई गई, कई झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा गया। ठीक है, ये सारे कारण हो जाएंगे। विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में डाला गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी, और आंदोलन जो थे बलपूर्वक रुकवा दिए गए थे कई जगह पे। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, आप बता सकते थे, आसान क्वेश्चन है। और आपातकाल से सबक क्या मिले, सबक भी आप बता सकते थे कि लोग, ये सबक मिला कि भाई भारत जैसे देश से लोकतंत्र नहीं हटाया जा सकता। बेशक से कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म सी लग रही थी उस समय, लेकिन फिर भी ये है कि लोकतंत्र मजबूत है भारत में, इसको हटाया नहीं गया। ठीक है, और ये बताया गया कि अब जो आंदोलन है वो राष्ट्रपति के लिखित परमिशन वगैरह के बाद ही होगा। और इसमें ये भी है कि
आपातकाल ऐसे नहीं लगा दिया जाएगा कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी बता दी और लगा दिया आपातकाल। अब जो आपातकाल होगा जब सशस्त्र विद्रोह वगैरह हो जाए, ऐसी स्थिति पे ही लगाया जा सकता है। तो ये कुछ सबक मिले, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, कई सारे नागरिक संगठन बन गए उसके बाद। ऐसे भी पॉइंट आ सकते थे, कई सारे पॉइंट बनेंगे। बट आपको यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था इन दोनों में से, जो भी आपको सही लगेगा। और यहाँ पे हमारा पेपर हो गया खत्म। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटा पूरा पेपर डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। और एक बार ना आप मुझे वीडियो को पूरा देख चुके हैं, तो एक बार आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है। और मुझे ये भी बताएं कि ये पेपर आपके लिए कैसा था। आप इसे आसान पेपर कहोगे, या आपके लिए बहुत मुश्किल पेपर है, या आप इसको बिल्कुल औसत एवरेज पेपर मानोगे कि ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत ही मुश्किल है। कैसा आप मानते हो? और ये प्री बोर्ड जो होता है आपकी गलती करने का आखिरी मौका होता है। अगर इस प्री बोर्ड में भी आपने कोई गलती की है तो उसको पहचान लो, सुधार लो। वरना बोर्ड में अगर ये गलती करोगे तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। समझ गए हो आप मेरी बात को? तो चलिए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।